गंगा सिंह जी सुबह सुबह अपने दरबार लगा के बैठे हुए और उनके सामने लाइन लगी हुई जिसमें दान लेने वाले लोग थे। अचानक गंगा सिंह जी की नजर पड़ी कि उन लाइन के अंदर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और गंगा सिंह उस व्यक्ति को देखते बोले, अरे पंडित जी आप क्या बात कर रहे हो, लाइन में कैसे खड़े हो, आओ आओ ऊपर आओ, आप तो ऊपर आगे बैठो। बुलाया इनको, ऊपर बिठाया। वो व्यक्ति महामना मदन मोहन मालवीय थे जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए गंगा सिंह से दान लेने के लिए पहुंचे थे। होगा पंडित जी आपको कहाँ जरूरत पड़ी आने की, आप तो मुझे कहते मैं भिजवा देता, जो भी करना था आपका काम करना था। पंडित जी ने कहा कि नहीं, हमने एक बड़ा काम हाथ में लिया है, मुझे खुद आना पड़ा। क्या काम है? सुना ही होगा आपने कि बनारस के अंदर हिंदू यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहा हूं, उसके लिए चंदे की आवश्यकता है। गंगा सिंह ने बताओ साहब कितना क्या चंदा दिया जाए? चंदा श्रद्धा अनुसार होता है, शक्ति अनुसार होता है, जो जजमान की श्रद्धा हो, जो जजमान की शक्ति हो उतना दे। गंगा सिंह ने कहा फिर भी साहब पंडित जी थोड़ा आप कर दो उस हिसाब से। पंडित जी ने कहा देखो गंगा सिंह जी आप घर के आदमी हो, समझदार आदमी हो, मैं बात बताऊं तो हकीकत यह है कि मैं पूरे भारत के अंदर घूम लिया, इतने से रुपए इकट्ठे हुए, बजट ये है, तो जितना मैक्सिमम कर सकते हो उतना दे दो, और फिर जो कम पड़ेगा तो और घूमेंगे और लोगों से लेके आएंगे थोड़ा। कहते गंगा सिंह इस बात को सुन के ब्लैंक चेक देते हैं, कहा पंडित जी अब के बाद जितना खर्चा लगेगा वो अकेला मैं दे दूंगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में सर्वाधिक आर्थिक सहायता यदि किसी राजा ने दी थी तो महाराजा गंगा सिंह थे। आगे एक राजा महाराजा गंगा सिंह का नाम लिखा हुआ। मुझे लगता है अंग्रेजों के आने के बाद राजस्थान के अंदर जितने राजा बने थे, और मैं शायद मेरे सेंटेंस को वापस करेक्ट कर दूं तो उस समय भारत में जितने राजा बने थे उनमें सबसे अधिक शक्तिशाली, या शक्तिशाली नहीं कहूं तो मैं कहूं प्रभावशाली राजा यदि कोई हुए थे तो महाराजा गंगा सिंह थे। मैंने आजादी के आसपास वाले राजाओं में किसी भी राजा के बारे में इतनी बातें कभी नहीं सुनी जितनी गंगा सिंह के बारे में बातें सुनी, और वाकई इस मामले में महान राजा हुआ था। हम उस महानतम हस्ती के बारे में पढ़ेंगे कि उसने क्या किया था क्या नहीं किया था, वो तमाम बातें अपने जानेंगे। कहा जाता है कि अंग्रेज चाइना में बिजनेस किया करते थे और उस बिजनेस को लेके चाइना के और अंग्रेजों के बीच में क्लेश चल रहा था, इनके बीच में लड़ाई चल रही थी। और चाइना में थोड़े बॉक्सर भाई थे, मुक्केबाज टाइप के, जिम जाने वाले टाइप के, उस टाइप के थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी, इसलिए उस बगावत का नाम है बॉक्सर विद्रोह। 1899-1900 के आसपास में ये बगावत हुई। अंग्रेजों से बगावत दब नहीं रही थी, वहां पर सेना वगैरह कम पड़ रही होगी उनकी वहां पर जो भेजी गई यहां से। चूंकि राजाओं की अंग्रेजों के साथ संधि थी तो अंग्रेज कहते हैं कि भाई राजा पर हमला हुआ तो हम सहायता करेंगे, हमारे पर हमला हो तो राजा सहायता करे। तो राजा ने गंगा सिंह को कहा कि गंगा सिंह वो चाइना में बॉक्सर है, वो हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, तू दबा सकता है क्या जाके? इसने कहा ओ अरे देख लेना वो बॉक्सर है, जिम विम जाने वाले, यूं छोटे मोटे आदमी नहीं है, दब तो जाएंगे तेरे से। इसने कहा रे मिची मिची आंखों वाले, उनकी जितनी खुली रहती है ना उतनी मैं सोते टाइम खुली रखता हूं, उनको मैं झापड़ मार मार के मना दूंगा। तो बीकानेर की आर्मी गई, उन चाइना वाले बॉक्सरों को पटक पटक के धोया इन लोगों ने। बड़े राजी हुए अंग्रेज इस बात पर, और अंग्रेजों ने चाइना वॉर मेडल दिया था, चीन युद्ध पदक दिया गया था इस बात के लिए। चाइना वॉर मेडल या चीन युद्ध पदक राजस्थान के किस राजा को दिया गया? तो गंगा सिंह को दिया गया था। ऐसा किस लिए दिया गया? क्योंकि उसने चाइना के अंदर जाके अंग्रेजों की तरफ से बॉक्सर विद्रोह या बॉक्सर रिबेलियन जो हुआ था उसको दबाने का काम किया था। 1899 का साल बड़ा दुर्भाग्यशाली साल था, और शायद मुझे लगता है अपने लिए तो बहुत ज्यादा दुर्भाग्यशाली था। मैंने बताया कि अपने गांव का जो कैलेंडर है उसको हम विक्रमी कैलेंडर कहते हैं। ये जो जिस कैलेंडर की हम बात कर रहे हैं, जो सन लिख रहे हैं, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है। गांव के अंदर अपना विक्रमी कैलेंडर चलता है। उस विक्रमी कैलेंडर के बारे में मैंने एक पिछली क्लास के अंदर बताया था कि वो जो विक्रमी कैलेंडर है वो इस कैलेंडर से, अपना जो ये आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर है, इससे 57 साल पीछे चलता है, या विक्रमी कैलेंडर इससे 57 साल आगे चलता है। सॉरी, ये वाला जो है अपने वाला ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है वो इससे 57 साल पीछे चलता है। और मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो जो जनवरी फरवरी मार्च वाला जो कैलेंडर है अपना, ये वाला कैलेंडर जो है वो अपने जो मम्मी वाला कैलेंडर है, चैत बैसाख जेठ साठ वाला जो कैलेंडर है उससे 57 साल पीछे है, वो वाला 57 साल आगे है। कि जैसे मैं कहूं कि अभी 2020 चल रहा है तो मम्मी वाले कैलेंडर में 57 साल की गिनती कर लो आगे, तो मम्मी वाले में चल रहा है 2077, चैत बैसाख जेठ वाले के अंदर उसमें 2077 चल रहा है।
तो मतलब वो वाला 57 साल आगे रहता है। अब अंग्रेजों का साल चल रहा है, अंग्रेजी कैलेंडर का साल चल रहा है 1899। अपना जो विक्रमी कैलेंडर था वो 57 साल आगे करेंगे, एक जोड़ा तब तो 1956 और जोड़े तो 1956। तो अपने विक्रमी कैलेंडर के अंदर, विक्रमी संवत के अंदर जो साल था वो चल रहा था 1956, 1956। भयंकर भयंकर अकाल पड़ा था अपने यहां पर, लोग नाम लेना पसंद नहीं करते हैं। 1956 का साल था, इसलिए हम उसको 56वां अकाल कहते हैं कि 56वें साल में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। वैसे भी अपने राजस्थान में अकाल पड़ते ही रहते थे। अपने तो यहां कहा करते थे कि 28 जमाने होते हैं, 63 अकाल पड़ 63 थोड़ी सी ठीक ठाक सी स्थिति रहती है, अकाल पड़ता है पर जमाना नहीं होता उनमें। और एक इतना भयंकर अकाल पड़ता है कि घर छोड़ के जाने पड़ते हैं। 28 जमाने, 63 अकाल, एक महाकाल जिसमें घर छोड़ के जाओ तो या तो मर जाते थे या बाद में ये जमीन छोड़ के कहीं मालवा की तरफ जाना पड़ता था। अपने ले दे के मालवा बचता था, मालवा जाते थे। मालवा मध्य प्रदेश वाला है, वो थोड़ा हरा भरा रहता था, नदियां वदियां थी वहां पे, तो उस इलाके में जाके पशुओं वसुओं को कैसे न कैसे करके रखते थे। 56वां अकाल उसी श्रेणी का एक भयंकर भयंकर अकाल पड़ा था। आपने अनाज हुए ही नहीं थे। आज भी बूढ़े लोगों के नाम सामने यदि 56वां अकाल का नाम लिया जाए तो वो यूं कहते हैं थूक मुंह से, इसका नाम ही क्यों ले लिया। लोग 56 का नाम लेना पसंद नहीं करते। मैंने खूब सारे यूं बाणीए देखे हैं जो अपनी बही में 56 नंबर का पेज नहीं लगाते। गांव से ताल्लुक रखने वाला आदमी कितना भी पैसे वाले हो जाए तो भी होटलों के अंदर 56 का रूम नंबर नहीं होता है कि नहीं यार 56 नहीं आना चाहिए। तो जो 56वां अकाल था उसको 56वां अकाल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो विक्रमी संवत 1956 के अंदर पड़ा था। और केवल अकाल नहीं पड़ा हुआ था, उस साल हैजा फैला हुआ था, प्लेग फैल रखा था, बहुत भयंकर वाली चीजें हो रखी थी उस समय। तो वो तो उसी साल अंग्रेजों का एक गवर्नर जनरल अपने भारत में आया था, लॉर्ड कर्जन, 1899 के अंदर भारत आता है। तो अपने तिलक का तो स्टेटमेंट है, जो बाल गंगाधर तिलक थे उनका स्टेटमेंट है कि कितना दुर्भाग्य है कि अकाल, प्लेग और कर्जन तीनों एक साथ भारत आए, कि अकाल और प्लेग तो पड़ा हुआ यार, कर्जन और बुरा आदमी है, ये भी इसी टाइम के और ऊपर अपने तो आ गया। तो तिलक का तो ऐसा स्टेटमेंट और दिया हुआ है कोई। तो कुल मिला के 56वां अकाल में बहुत भयंकर स्थिति थी। इवन गांव में यहां तक कहा जाता है कि खेजड़ी की पेड़ की जो छाल होती है, छाल उसकी, छोड़े जिनको अपने बोलते हैं, उनको पीस पीस के खा गए थे। पशु मर गए थे सारे के सारे। कोई मालवा ले गया था पशुओं को तो भले ही बाकी नहीं बचे थे। राजा गंगा सिंह ने ऐसे मौके पर अपने राज्य का खजाना लुटाया था, जगह जगह पे सदावर्त खोले थे, गांव गांव में लोगों की ड्यूटी लगाई गई कि ढाणी ढाणी जाके पूछा जाए कि कोई व्यक्ति भूखा ना रह जाए। लोगों के टैक्स माफ कर दिए गए थे। बहुत अच्छी व्यवस्था, जितनी वह राजा संभाल सकता था उतनी व्यवस्था संभाली गई थी। बीकानेर के अंदर उस अकाल के असर को कम करने की कोशिश की गई। हालांकि प्रकृति के आगे किसकी चलती है, नुकसान भी हुआ था, इकोनॉमिकली नुकसान हुआ था, मानव संसाधन का लॉस हुआ था, लेकिन फिर भी उस राजा ने ज्यादा अच्छे तरीके से स्थिति संभाली। इसलिए अंग्रेजी सरकार ने कहा, अंग्रेजी सरकार बेचारी खुद लगी हुई थी अकाल की स्थिति को संभालने के लिए। इवन लॉर्ड कर्जन उस समय एंटनी मैकडोनाल्ड कमीशन बनाता है, जो एंटनी मैकडोनाल्ड कमीशन इस फेमाइन के लिए बनाया गया था, अकाल के लिए बनाया गया था। तो अंग्रेजों ने कहा हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, पर भारत में एक राजा और है जो ऐसे अकाल से निपटने के प्रयास कर रहा है। इसलिए अंग्रेजों ने उस व्यक्ति को, उस महाराजा को अपना सबसे बड़ा मेडल दिया, एक कैसर ए हिंद। ये कैसर ए हिंद मेडल अंग्रेजों ने गंगा सिंह को दिया था क्योंकि उसने 56वां अकाल की स्थिति के अंदर अपनी प्रजा को बचाने का प्रयास किया था, अकाल के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया था। कैसर एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सम्राट। तो तुम हिंदुस्तान के सम्राट हो। लॉर्ड कर्जन बहुत अच्छा बोलते हैं गंगा सिंह के बारे में कि हमें जब पता चला कि यार तुम इतना अच्छा यहाँ पे प्रबंध कर रहे हो तो मैं चाहूंगा कि तुम्हें कैसर हिंद दिया जाए। तो गंगा सिंह को कैसर हिंद दिया गया था। तो याद रहे कि बीकानेर के कौन से राजा ने कौन से राजा को अंग्रेजों ने कैसर हिंद दिया था, तो गंगा सिंह को। किस वजह से, तो 56वां अकाल की स्थिति के अंदर ढंग से मैनेजमेंट करने की वजह से, बक्सर विद्रोह दबाने की वजह से। चीन युद्ध पदक दिया था, चीन वॉर मेडल दिया था, क्योंकि ये तो चीन के अंदर दबा के आए थे। अंग्रेजों का टाइम था, देश में लोकतंत्र की बयार आ रही थी। अंग्रेज भले कितने बुरे थे, लेकिन एक बात के लिए मैं हमेशा उनका ऋणी आभारी रहूंगा कि उन लोगों ने हमें लोकतंत्र दिया। एक लंबी लड़ाई के बाद में भले हमने संघर्ष करके प्राप्त किया हो, पर उन्होंने टाइम टू टाइम अपने थोड़े बहुत सुधार वो करते रहे, और उन सुधारों की बदौलत 1947 के अंदर हम पूर्ण लोकतंत्र प्राप्त करने में सफल रहे। मुझे कई बार लगता है कि यदि
अंग्रेज नहीं आए हुए होते तो अपने देश में अभी तक राजा महाराजाओं का राज चल रहा होता। दिल्ली की सल्तनत पर अभी भी औरंगजेब का कोई 39वां या 40वां वंशज बैठा रहता और आप और मैं उसके चमट ढुलाते रहते। मुझे लगता है तमाम राजतंत्र की स्थिति हमारे राजस्थान के अंदर रहती, मैं हमारे जूनागढ़ के आगे कहीं भला लेके खड़ा रहता। आप में से भी तमाम लोग अपने अपने राजाओं के वहां पर काम करते, क्योंकि साधारण लोग थे हम, या तो खेती करते या सैनिक हुआ करते थे। और मैं हमेशा इस बात को और कहता हूं कि राजतंत्र भले कितना भी अच्छा हो जाए, अच्छे से अच्छा राजतंत्र है वो कभी भी लोकतंत्र से अच्छा नहीं हो सकता है। लोकतंत्र हमेशा राजतंत्र की स्थिति में हमेशा अच्छा रहेगा। मैं एक दिन क्लास के अंदर यूं बातें बता रहा था तो मैंने कहा कि भाई अच्छा से अच्छा जो राजतंत्र है वो भी लोकतंत्र की बराबरी नहीं कर सकता। लोकतंत्र कभी भी राजतंत्र से बुरा नहीं हो सकता है, राजतंत्र कभी भी लोकतंत्र से अच्छा नहीं हो सकता है। स्टूडेंट बैठे थे क्लास में और एक स्टूडेंट बोलेगी, सर इतना भी नहीं है अब जितना आप कह रहे हो, राजतंत्र भी अच्छे होते हैं, लोकतंत्र भी बुरे होते हैं। मैंने कहा उनको एग्जैक्टली आपने जो कहा उस बात से मैं भी सहमत हूं। मैं मेरी बात को 100% नहीं कहता, हो सकता है आप वाली बात में भी सत्यता हो, कुछ सत्यता मेरी वाली बात में, कुछ सत्यता आप वाली बात में। परंतु अभी मैंने कहा कि राजतंत्र कभी भी लोकतंत्र से अच्छा नहीं हो सकता, या लोकतंत्र कभी भी राजतंत्र की तरह बुरा नहीं हो सकता, या राजतंत्र से बुरा नहीं हो सकता। मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने मेरे विचार रखे और आपने हाथ खड़े करके मेरी बात को काट दिया, मेरी बात का खंडन किया। एग्जैक्टली यही लोकतंत्र है। वरना यदि राजतंत्र होता और मैं इस राजा वाली कुर्सी पर बैठ के ऐसा कुछ कहता और यदि आप मेरा इस प्रकार विरोध कर देते, मैं जीभ कटवा देता आपकी। ये फर्क है। तो जब अंग्रेजों की वजह से लोकतंत्र की बयार आनी शुरू हुई थी तो राजाओं ने भी कहीं ना कहीं, ये बात दिगर है कि कहीं कम कहीं ज्यादा, पर जनता को अधिकार देने शुरू किए थे। लोकतंत्र क्या है? जनता का तंत्र होना चाहिए। राजतंत्र क्या है? केवल राजा का तंत्र हो। पर इन राजाओं को जब ये बाहर अंग्रेजों के साथ में रहे, बाहर इंग्लैंड गए, कहीं पढ़ने के लिए मेयो कॉलेज के अंदर गए, वहां किताबें पढ़ी, तो इनको लगा कि यार नहीं, जनता के पास भी राइट्स होने चाहिए। हालांकि राजतंत्र कभी भी जनता को पूर्ण अधिकार नहीं देता, परंतु राजतंत्र में जनता को यदि थोड़े अधिकार भी दिए जाते हैं तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात होती है कि कोई राजा इतनी दिलेरी भी दिखा पाता है। 1913 में गंगा सिंह ने बाकायदा एक, आज की जो आप विधानसभाएं या आज की जो संसद होती है उसी प्रकार की एक पार्लियामेंट बीकानेर में बनाने की कोशिश की थी, जिसका नाम है पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव असेंबली, लोगों के प्रतिनिधियों की सभा, प्रजा प्रतिनिधि सभा जिसको कहा जाता है। तो याद रहे कि प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना राजस्थान में कौन से राजा ने की थी? तो बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने की थी। राजस्थान में लोकतंत्र जैसा कुछ करने का यह पहला प्रयास है। ऐसा कब किया गया था? तो 1913 के अंदर किया गया था। हालांकि बाद में इसका नाम बदल दिया गया था, व्यवस्थापिका सभा या इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली इसको बोलने लग गए थे। इसमें शुरुआत में 35 मेंबर थे, फिर बढ़ा के मेंबर भी 42 कर दिए गए थे इसके। लेकिन इतना याद रहे, अपने काम की बात इतनी, आरपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना कहां की गई थी? तो बीकानेर में की गई थी। कब की गई थी? तो 1913 के अंदर की गई थी। तो याद रख लेना बात, अपने काम की बात इतनी है। पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव असेंबली बोलते हैं। हम आगे पढ़ेंगे। 1898 में भारत में एक आयरिश महिला थी, एनी बिसेंट। हम जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तब मैं और बताऊंगा कि एनी बिसेंट आयरलैंड से आई हुई एक महिला थी जो यहां पर थियोसॉफिकल सोसाइटी नाम के एक संगठन में काम किया करती थी। एनी बिसेंट ने थोड़े हिंदू विचारधारा की तरफ झुकी हुई थी और बनारस के अंदर हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1898 में हिंदू कॉलेज खोला गया था बनारस में। कालांतर में जब स्टूडेंट ज्यादा होने लगे वहां पर, तो कहा गया इस कॉलेज को क्यों ना यूनिवर्सिटी बनाया जाना चाहिए। अंग्रेजों के पास में जब प्रपोजल लेके गए कि इसे यूनिवर्सिटी बनाओ, तो अंग्रेजों ने कहा भाई यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग चाहिए, बहुत बड़ा बजट चाहिए, इतना बजट एक बार हमारे पास में है नहीं। इन सब के लिए प्रयास की कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाया जाना चाहिए। जो प्रयास कर रहे थे वो थे महामना मदन मोहन मालवीय। यदि आपने नाम सुना हो तो महामना मदन मोहन मालवीय जो थे, अपने एक मूर्धन्य स्वतंत्रता सेनानी रहे, वो इन सब चीजों के लिए प्रयास कर रहे थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, बनारस हिंदू कॉलेज जो है इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया जाए। जब अंग्रेजों ने कहा कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, तो मालवीय जी बोले कि बजट मैं लेके आ जाऊं तो फिर तो बना दोगे, मान्यता देनी और बाकी व्यवस्था करनी वो तो कर दोगे। अंग्रेजों ने कहा कर देंगे, पर तू लाएगा कहां से इतने रुपए? यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा रुपए चाहिए। उसने कहा यार भारत में भामाशाहों की कमी है कोई, रुपए ला देंगे आपको, रुपए की चिंता ही मत करो आप।
अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम जितना कर सकते हैं हम करेंगे, आप जो कर सकते हो आप कर लो। मालवीय जी अब रुपए किससे ले, रुपए किसके पास हो, या तो सेठों के पास या राजाओं के पास। मालवीय जी ने लिस्ट बनाई एक, भारत में सेठों की और भारत में राजाओं की, और तमाम जगह घूमने लगे वो। सब राजाओं को जा कहा भाई पैसे दिए जाए। तमाम राजाओं ने दिल खोल के पैसे भी दिए। कहते हैं कि अपने जयपुर में महाराजा हुआ करते थे माधो सिंह सेकंड, उन्होंने 5 लाख रुपए दिए थे। अलवर में महाराजा हुआ करते थे जय सिंह, उन्होंने धन दिया। ऐसे ही धन इकट्ठा करते करते एक दिन मालवीय जी भारत के एकदम अंतिम छोर पर पहुंचे, ठेठ पश्चिमी दिशा के अंदर अपने बीकानेर रियासत। राजा महाराजा सुबह सुबह दान देने का काम करते ही थे, छोटे मोटे दान सब राजा ही दिया करते थे। डेली सुबह राजा जाके अपनी गद्दी पर बैठता, और जो कोई आता कि भाई मेरे घर पे खाने के लिए अनाज ही नहीं है, कोई बूढ़ी महिला है कि मेरे तो बेटा ही नहीं है, कौन दे दो, इसको इतना अनाज दे दो, किसी को कोई ज्यादा बुढ़ा आदमी तो किसी की पेंशन दे दो, किसी की बेटी की शादी करनी है तो उसके लिए दे दो। ऐसा कुछ ना कुछ राजा महाराजा डेली क्या करते थे। अपने ऐसी धारणा थी कि यहाँ ये सब करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा में ये सब काम कर लिए जाते थे। राजा अपने आप को परोपकारी भी दिखाना चाहता था, वेलफेयर भी करना चाहता था। गंगा सिंह जी सुबह सुबह अपने दरबार लगा के बैठे हुए, और उनके सामने लाइन लगी हुई जिसमें दान लेने वाले लोग थे। अचानक गंगा सिंह जी की नजर पड़ी कि उन लाइन के अंदर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, और गंगा सिंह उस व्यक्ति को देखते बोले, अरे पंडित जी आप क्या बात कर रहे हो, लाइन में कैसे खड़े हो, आओ आओ ऊपर आओ, आप तो ऊपर आगे बैठो। बुलाया, इनको ऊपर बिठाया। वो व्यक्ति महामना मदन मोहन मालवीय थे, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए गंगा सिंह से दान लेने के लिए पहुंचे थे। होगा पंडित जी आपको कहाँ जरूरत पड़ी आने की, आप तो मुझे कहते मैं भिजवा देता, जो भी करना था आपका काम करना था। पंडित जी ने कहा कि नहीं, हमने एक बड़ा काम हाथ में लिया है, मुझे खुद आना पड़ा। क्या काम है? सुना ही होगा आपने कि बनारस के अंदर हिंदू यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहा हूं, उसके लिए चंदे की आवश्यकता है। गंगा सिंह ने बताओ सा कितना क्या चंदा दिया जाए। चंदा श्रद्धा अनुसार होता है, शक्ति अनुसार होता है, जो जजमान की श्रद्धा हो, जो जजमान की शक्ति है उतना दे। गंगा सिंह ने कहा फिर भी सा पंडित जी थोड़ा आप कर दो उस हिसाब से। पंडित जी ने कहा देखो गंगा सिंह जी आप घर के आदमी हो, समझदार आदमी हो, मैं बात बताऊं तो हकीकत यह है कि मैं पूरे भारत के अंदर घूम लिया, इतने से रुपए इकट्ठे हुए, बजट ये है, तो जितना मैक्सिमम कर सकते हो उतना दे दो, और फिर जो कम पड़ेगा तो और घूमेंगे और लोगों से लेके आएंगे थोड़ा। कहते गंगा सिंह इस बात को सुन के ब्लैंक चेक देते हैं, कहा पंडित जी अब के बाद जितना खर्चा लगेगा वो अकेला मैं दे दूंगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में सर्वाधिक आर्थिक सहायता यदि किसी राजा ने दी थी तो महाराजा गंगा सिंह थे। 2010 के आरएस के प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, राजस्थान के किस राजा ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में सर्वाधिक आर्थिक सहायता दी थी? तो याद रखना महाराजा गंगा सिंह ने सर्वाधिक आर्थिक सहायता दी थी। इवन गंगा सिंह को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का ऑनरेरी कुलपति बनाया गया था। कुलपति होते हैं अपने वीसी, वाइस चांसलर जो होते हैं, तो हालांकि ऑनरेरी था उनके पास में वो, पर उनको कहा गया कि ना आप इसके कुलपति हो। 1937 के आसपास में गंगा सिंह जी की वो स्थिति थोड़ी स्वास्थ्य गंभीर रहने लग गया था, थोड़ी बीमार पड़ गए थे। तो गंगा सिंह जी ने समाचार भेजा बीएचयू को, अब मेरी पार नहीं पड़ती है, आप ये पद और किसी को दे दो। बीएचयू ने मना किया कि नहीं महाराजा साहब, जब तक आप जिंदा हो तब तक ये पद आपके पास रहेगा। टिल डेथ 1943 गंगा सिंह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ऑनरेरी कुलपति हुआ करते थे। इवन यहां तक कहा जाता है कि रियासत काल के अंदर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बीकानेर के लिए सीटें रिजर्व रहा करती थी। बीकानेर के स्टूडेंट को डायरेक्ट एडमिशन देने के लिए कुछ सीटें कोटे के अंदर रखी जाती थी कि बीकानेर के स्टूडेंट डायरेक्ट यहां पर आके एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि बाद में व्यवस्थाएं समाप्त कर दी गई थी। तो याद रहे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए सबसे अधिक पैसा यदि किसी ने दिया था तो गंगा सिंह ने दिया था। गंगा सिंह ने तो दिया ही था, राजस्थान के बाकी तमाम राजाओं ने भी सहायता की थी। और मदन मोहन मालवीय की शिक्षा के योगदान को देखते हुए मोदी सरकार ने बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न दिया था तो इनके साथ में मदन मोहन मालवीय को भी भारत रत्न दिया था। दोनों भारत रत्न एक साथ में दिए गए थे। तब पूछा गया भाई मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि भारत सरकार ने लगभग एक पॉलिसी बनाई थी कि अपने जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको भारत रत्न ना दिया जाए, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों का कद भारत रत्न से कहीं बहुत बड़ा है। और फिर यदि एक को दे दोगे तो सवाल उठेगा कि दूसरे को क्यों नहीं। भगत सिंह को दिया तो राजगुरु को क्यों नहीं, राजगुरु को दिया तो सुखदेव को क्यों नहीं, आपने सुभाष चंद्र बोस को दिया तो अशफाकुल्ला खान को क्यों नहीं। कुछ ना कुछ ऐसा मैटर उठ जाएगा। उनका कद बहुत बड़ा है, वो रत्न है, हमारे दिलों में उनका स्थान है, इसलिए ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो मदन मोहन मालवीय को दिया तो लोगों ने पूछा भाई वाई मदन मोहन मालवीय? तो कहा गया कि उनके एजुकेशनल डेवलपमेंट, जो उनका एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन है उसकी वजह से उनको ये सब दिया जा रहा है। अगले दिन अखबार के अंदर बहुत बड़े बड़े राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर वालों ने बड़े बड़े लेख छापे और कहा कि मदन मोहन मालवीय को उनकी शिक्षा की वजह से ये पुरस्कार दिया गया है।
शिक्षा कहाँ क्या किया उन्होंने, और बताया कि उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। खूब सारी बातें उससे संबंधित और भी जो बातें थी वहां पे लिखी गई, मालवीय जी से संबंधित जो भी बातें थी वो वहां पर लिखी गई। मुझे उस दिन हमारे पत्रकारों की सोच पर बड़ी दया आई कि इन भोंगड़ों के पास में थोड़ी बहुत भी बुद्धि नहीं है। और इवन सिंगल राजस्थान पत्रिका या भास्कर ने किसी ने यह नहीं लिखा कि उस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर जो ईंटें लगी हुई हैं उन ईंटों में सर्वाधिक योगदान हमारे राजस्थान का है। उस राजस्थान के राजाओं ने भी एक दूसरे प्रांत में बनने वाले उस विश्वविद्यालय के लिए अपने खजाने खोल दिए थे कि नहीं साहब, यदि शिक्षा का काम आप कर रहे हो तो हम इस काम में आपके बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। आप याद रखना इस बात को, जब भी बीएचयू का नाम आए तब गर्व से छाती चौड़ी करना कि साहब हमारे यहाँ पे रहने वाले लोगों ने, और राजाओं के पास में भी पैसे कहां से गया होगा, अपने बड़कों का टैक्स रहा होगा कोई, वो गया होगा। इसलिए हम सबका योगदान है, हमारे खून से सिंचित है कहीं ना कहीं वो सब, हमारी मेहनत उसके अंदर लगी होगी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। याद रहे इस बात को। तो ये 1916 में जब बीएचयू बना था तो उसके लिए खूब सारे रुपए दिए थे गंगा सिंह जी।